अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी ऑप्शन था वो मैंने ले लिया, बिकॉज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is FeH2O whole 6 3 plus is greater than FeCN6 4 minus, एंड इसमें 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड करे। फॉर्मेशन ऑफ अ 5 membered ring in chelation is more favorable than 6-membered ring formation in chelation कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, मीथेन में जो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस in CH4 molecule is √2 by √3x if x is the bond length of CH bond. And fourth option is this compound is anti-aromatic, which is paramagnetic in nature. So these are 4 options. अब इनमें बताओ आप आंसर क्या आएगा। हाँ बेटा, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो देखो बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और दूसरा पॉइंट बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये 2 बातें मैंने बताई थी आपको, ये आपको मालूम होगा। अब देखो मिसकंसेप्शन क्या होता है, अगर आप FeH2O होल 6 3 प्लस देखेंगे वर्सेस FeCN6 4 माइनस, अगर आप ये दोनों कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो इसमें क्या है Fe3 प्लस वर्सेस Fe2 प्लस, इस हिसाब से तो ये जीत जाएगा। और अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखो, इसमें H2O है, इसमें साइनाइड है, ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उस हिसाब से ये जीत जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये जो पॉइंट होता है ये आता है सिर्फ SPF ब्लॉक, मतलब अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मतलब जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देखो मोस्टली अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE का जो मैग्नीट्यूड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर जैसे ये फैक्टर है, ये तो लगना ही नहीं है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे पहले ऑप्शन के लिए, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा, FeH2O होल 6 3 प्लस,
इसमें D5 है, D5 है, और D5 है ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो स्प्लिटिंग होगा। 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल और इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। एंड दिस फील्ड इज वीक फील्ड है। 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5, एंड दिस डिफरेंस इज डेल्टा O। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगर इसका आप CFSE निकालो, इसका अगर आप CFSE निकालोगे बेटा, तो देखो जो एवरेज सेंटर होता है उससे ये एनर्जी आपको मालूम है -0.4 डेल्टा O, और ये होता है +0.6 डेल्टा O। नीचे आता है 0.4, ऊपर जाता है 0.6, तो 0.4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू +0.6 डेल्टा O। तो बेटा इसका जो CFSE आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो 0 है। दूसरा देखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा था? FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस। FeCN6 4 माइनस में भी क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, दिस इज एवरेज सेंटर। नाउ दिस इज Fe2 प्लस D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। Now this CFSE, now CFSE will be equal to, now this 6 electrons are present in 0.4 delta O dash. Definitely this splitting will be different than this, ठीक है? तो but still it is -2.4 delta O naught, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हुआ? अगर एवरेज D6 होता तो एक पेयरिंग होती, D6 में ऑर्डिनरी केस में एक पेयरिंग होती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ कितना? 2, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2p। और इस केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, दिस डेल्टा O नॉट इज ग्रेटर देन p, सो दिस 2.4 प्लस 2p, डेफिनेटली दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? जिसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, इट मींस इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में है। तो इवन आफ्टर Fe2 प्लस, इवन आफ्टर Fe2 प्लस, इवन आफ्टर Fe2 प्लस, दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये रूल लगाना ही मत। ये रूल अगर आप लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट सेंट्रल एटम। ये रूल आपका होता ही नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, तो फॉरगेट अबाउट दिस रूल। और आप हमेशा क्या करना, अगर देखो जैसे नॉर्मल, अगर मान लो नॉर्मल किलेशन है और नॉर्मल एक एलिमेंट है तो किलेशन विल डोमिनेट। अगर सब कुछ सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो दैट विल डोमिनेट। वो सारे रूल एप्लीकेबल है जो आपने पढ़े हैं अपने आप नॉलेज से। एक रूल आप हटा दो, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आप ये रूल नहीं लगा सकते हो। और देखो ये एक्चुअली में आया कैसे है, ये बात भी समझो। ये एक्चुअली में आया कैसे है, ये फेमस कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये बात तो हमने हमेशा पढ़ी हुई है, या आपने क्यों पढ़ी हुई है वो देखो। देखो जरा ध्यान से, Al F6 3 माइनस, Si F6 2 माइनस, P F6 माइनस एंड SF6। समझना ध्यान से, इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो बेटा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखना ये रूल आया कैसे है। एंड जो गिवन है ये बताओ क्या है? दीज ऑल एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। अब अगर आप देखोगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में स्टेबिलिटी जो देखते हैं वो देखते हैं कैसे? मैंने आपको कल भी बताया था, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में, अभी दिख रहा है बेटा?
नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में दिस इज Fe ऑक्सीडेशन नंबर 3+, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब देखो होता क्या है, अगर आप एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो F F F F F और F एंड दिस इज +3 एंड ये सब माइनस है, तो ये सब दे रहे हैं इसको। चार्ज आ रहा है, फॉर्मल चार्ज आ रहा है, वो -3 आ रहा है। इस वाले सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज आएगा -2, इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा -1 और इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा 0। तो बेटा ये बताओ जरा ध्यान से, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 0 वाला या -3 वाला? और इसमें -3 है और ये सब सराउंडिंग एटम है सेम, तो वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रिकली? उसमें फ्लोरीन वाला इज मोर स्टेबल बिकॉज फॉर्मल चार्ज दोनों में -3 था। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा, तो एक्चुअली में ये यहां से आया है। हम लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में उसको गलत लगाते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, आप इसके बारे में सोचना कोई। अच्छा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो रूल है वो हमें कहाँ लगाना है? वो सिर्फ हम लगाएंगे किसमें? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में। Now we will discuss second point. देखो जरा सेकंड पॉइंट क्या है, जो ये क्लेशन होता है। देखो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर सकते हैं। जो ये क्लेशन होता है, दिस इज 5 मेंबर्ड क्लेशन, ठीक है, वर्सेस दिस वन इज 6 मेंबर्ड क्लेशन। तो होता क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये होता है 6 मेंबर्ड रिंग। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिंग का स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिंग स्टेबिलिटी होता है वो 6 देन 5 है ना, देन 4 देन 3, और ये अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है और ये दोनों स्टेबल होते हैं, ठीक है। बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है।
ये अपन को मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मोस्टली क्या रहते हैं, सारे कार्बन। अब अगर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे बात करी जाए, और अगर एक एटम कोई मेटल है, ठीक है, अगर एक एटम मेटल है तो रिंग का स्टेबिलिटी होता है 5, देन 6, देन 4 एंड 3 तो होता ही नहीं है, 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो चेयर फॉर्म में चला जाता है, ऑल आर कार्बन। और अगर चेयर फॉर्म में आप देखोगे तो किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन नहीं रहता है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन, है ना। अब ये मेटल है, इस मेटल की वजह से ये चेयर फॉर्म में जा नहीं पाएगा, और चेयर फॉर्म में अगर ये नहीं जा पाएगा, या आप ऐसे सोचो, इसको इसको ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है इसकी, वो बहुत ज्यादा नीड तो है नहीं इसको। इसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी क्या होता है, और ये बॉन्ड थोड़ा सा अलग होता है। तो हमेशा याद रखना, वेन एवर वन टर्मिनल इज एनी मेटल, तो 6 मेंबर रिंग में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 के आसपास। और 5 मेंबर रिंग में जो एंगल होता है वो होता है 108 के आसपास, ठीक है। और अगर एक भी मेटल है अगर, तो ये इसी फ्रेम में रहते हैं, इसलिए 5 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये याद रखना। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है, आप गलती कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग का स्टेबिलिटी ये होता है बिकॉज ऑल आर कार्बन, कार्बन है तो अपन ने सब देखा हुआ है, इसका चेयर फॉर्म इन सब में कंफर्मेशन होता है। और 6 मेंबर रिंग इज फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन, बट इफ वन मेटल इज अवेलेबल तो 3 मेंबर रिंग बनता ही नहीं है, मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में भी। और 4 मेंबर्ड बनता है बट अनस्टेबल होता है, 5 और 6 रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, एंड इनफैक्ट पता 5 इज एक्सट्रीमली स्टेबल। अगर आप देखोगे तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 मेंबर रिंग ही बहुत ज्यादा बनती हैं, तो 5 वाला केस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात आप याद रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा ये किसी से हो गया क्या थर्ड पॉइंट, अब तक तो हो गया होगा, कैसे करा थर्ड पॉइंट बताओ। किसी से थर्ड पॉइंट हुआ, हाँ हैंड सर। रेज करो। कैसे किया बेटा, ज्योमेट्री से सर। कैसे ज्योमेट्री से कैसे करा। सबसे पहले तो एक टेट्राहेड्रॉन कंसीडर करेक्ट। करेंगे, हाँ हाँ। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। फिर हम्म। एक वर्टाइस से उसके अपोजिट प्लेन पर परपेंडिकुलर ये करेंगे, डालेंगे। हम्म। और फिर वो जो परपेंडिकुलर का 3/4 जो डिस्टेंस होगा, तो हम्म। वहां पर सेंट्रॉइड लाई करेगा। ठीक वहां है, तो पर आपको सी ये सॉल्व एटम। करने में, ये सॉल्व करने में बेटा कितना मिनट लगा। 1 आध मिनट। ठीक है, देखो एक तरीका और देखो, एक्चुअली मेरे को क्या बताना था वो देखो, ठीक है वो तो आप कर सकते हो। यहाँ देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ये पता होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, अगर ये क्या है, ये अगर सेंट्रल एटम है, ये अगर कार्बन है, ठीक है, तो ये दोनों पे हाइड्रोजन आप मान लो, ये, ठीक है। अगर आपने ये दोनों हाइड्रोजन लिए तो यहाँ पे नीचे वाले प्लेन में ये दोनों लेना, ये एक्चुअली में टेट्राहेड्रल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इससे आपका वो जो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग है ना वो सब आता है। आप ऐसे देखो, देखो जरा इस तरीके से,
ये जो टेट्राहेड्रल है ये, ठीक है, इसको आप ऐसे मानो, इस रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो, तो बीच में आप कार्बन मान लो, ठीक है, जो ऊपर वाला फेस है उसके फेस डायगोनल पे 2 एटम रख दो। इस फेस डायगोनल पे हमने एटम रख दिए 2, ठीक है। अगर ऊपर आपने ऐसे फेस डायगोनल पे एटम रखे, देखो कैसे, इन दोनों पे, इन दोनों पे, तो नीचे आप इन दोनों पे रखो, तो एक्चुअली में अगर 2D में आप देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, देखो ऊपर वाला फेस डायगोनल ये है, नीचे वाला फेस डायगोनल ये है। ये जो फ्रेम बनता है ये आपका टेट्राहेड्रल होता है। बेटा ये विजुअलाइज हुआ आपको? बोलो बेटा, ये विजुअलाइज हो रहा है? यस सर। ये जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, ऐसे समझो, जो 8 कॉर्नर्स होते हैं उनके ऑल्टरनेट पॉइंट्स पे आप हाइड्रोजन डाल दो और उसको सेंटर से, बॉडी सेंटर से मिला दो, तो देखो ये कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो जो CH बॉन्ड है वो क्या होगा, a√3/2। अरे बॉडी सेंटर से एक कॉर्नर की डिस्टेंस, ये दिया हुआ है CH बॉन्ड का लेंथ, दैट इज x। तो x क्या हो जाए, a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/√3, ठीक है। और जो दोनों हाइड्रोजन है वो कहां पे लाई करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन थे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a√2। तो a√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x/√3 इंटू a√2। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, और 4th वाला भी सही है। अच्छा 4th वाला आप सबको ये मालूम है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसका अच्छे से फीलिंग है या जस्ट रटा हुआ है आपने? मैं क्या बोल रहा हूं, all anti aromatic substances or compound are पैरामैग्नेटिक। ये आपने रटा हुआ है या इसका आपको फीलिंग है? सर आप इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर दे सकते हो? इसको 4th पॉइंट को? हाँ, हाँ कर ऑल देता हूँ। ऑल एंटी एरोमेटिक और पैरामैग्नेटिक। ये आपको याद तो होगा ना? हाँ याद है, पर वो मतलब ठीक कैसे है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। देखो जरा, समझना जरा ध्यान से। एक ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक ये कंपाउंड है। ये आपका असाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। ध्यान से समझना, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिक्वायर्ड होगा उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखो इसमें रेजोनेंस है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें रेजो है, इसमें भी रेजो है, इनफैक्ट इसमें साइक्लिक रेजो है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें बेटा यहाँ एक p ऑर्बिटल होगा, एक यहाँ p ऑर्बिटल होगा और एक यहाँ p ऑर्बिटल होगा। इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से ही तो रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं यहाँ पे, जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 3। तो 3 ऑर्बिटल का अगर आप मिक्सिंग करोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। तो देखो जरा, एक ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, और अभी ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे देखो, ये मैंने 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, बोलो, बॉन्डिंग। इन दोनों का इंटरेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, बॉन्डिंग। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो क्या कहलाएगा, BMO।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहो, यहाँ देखो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ये प्लस है, ठीक है। अब इसके 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 1 2 3, ये बात क्लियर है। तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। मैं ऐसे ले लेता हूं, एक तो ऐसे कुछ ओवरलैपिंग से बनेगा, एक ऐसे ओवरलैपिंग से बनेगा। 3 ऑर्बिटल है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये रूल तो पता होगा, जितने प्योर ऑर्बिटल होते हैं 3 प्योर पी ऑर्बिटल है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब देखो जरा, अगर बेटा ये फेज सेम है तो यहाँ पे भी बीएमओ है ना, ये पूरा आपका बीएमओ हो जाएगा क्योंकि सेम फेज है। ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये भी सेम फेज कंस्ट्रक्टिव, तो दो दो कंस्ट्रक्टिव है। अब इसमें क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सा होगा, बॉन्डिंग वाला। ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो ओवरऑल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन बराबर है, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। ये हो गया आपका बीएमओ, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग क्या होता है, जब आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा हो। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इक्वल हो। अब बीच वाले को नेगेटिव कर दो तो बेटा एक ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। ये भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव एंटी बॉन्डिंग। तो ओवरऑल इसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो गए, तो ये कहलाता है बेटा एबीएमओ। इतनी बात चमकी क्या सभी को, बोलो, बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे बताओ, टोटल जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हो गया आपका बीएमओ, ये हो गया एनबीएमओ और ये हो गया एबीएमओ। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे जो डीलोकलाइज थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो बताओ एवरेज एनर्जी लेवल से ये ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, बीएमओ नीचे आता है, एनबीएमओ लगभग एवरेज में ही रहता है और एबीएमओ ऊपर जाता है। तो अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करो, समझना बेटा ध्यान से, दिस कंपाउंड वर्सेस दिस कंपाउंड, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबलाइज। बोलो बेटा। हाँ सर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो तो पी वाला ही रहेगा इसमें, और इसमें जो पी इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो 3 पी इंटरेक्ट हो रहे हैं, उससे एक एबीएमओ बनेगा, एक एनबीएमओ और एक एबीएमओ, एक बीएमओ एक एनबीएमओ। 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो एथिलीन में तो यहीं रहेंगे और इस वाले कंपाउंड में यहां आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी देखोगे तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो आपको यहां नेगेटिव चार्ज कर दिया आपने, या चलो पहले ये देख लेते हैं, साइक्लिक वाला, साइक्लिक वाला देख लेते हैं। यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। अब लेकिन 3 पी ऑर्बिटल साइक्लिक हैं, ठीक है। तो अगर साइक्लिक पी ऑर्बिटल है तो उनका भी इंटरेक्शन होगा, और उनका अगर इंटरेक्शन होगा तो देखो क्या बात होगी। ऐसे समझो, ये देखो बेटा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस माइनस माइनस। अब बताओ जरा यहां कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं बीएमओ, 1 2 और 3। बेटा समझ पा रहे हो, यहाँ पे 3 बीएमओ इंटरेक्शन है। तो मेरे को ये बताओ, अगर आपका साइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस है और ओपन सिस्टम में रेजोनेंस है तो बीएमओ की एनर्जी किसकी कम होगी, इसके बीएमओ में कितने
कितने बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हुए थे? 2। 2। इसमें कितने हुए? 3। इसलिए अगर नॉर्मल अलाइल सिस्टम का प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, नॉर्मल असाइक्लिक वाले का BMO का अगर एनर्जी ये है, तो साइक्लिक वाले का BMO का एनर्जी ये होगा बेटा। यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे, यहाँ 3 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात समझ आई? बोलो। उसके बाद ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, एक माइनस कर दिया, एंड दीज ऑल 3 माइनस माइनस प्लस। अब ये इंटरेक्शन कौन सा है बेटा? ये इंटरेक्शन कौन सा है बोलो? बी। ये इंटरेक्शन कौन सा हो गया? ए। और ये इंटरेक्शन कौन सा हो गया? ए। तो अब इसमें कितने इंटरेक्शन है बताओ? 1b प्लस 2a। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई, ये समझ आ गया? हाँ हाँ। उसके बाद अब देखो तीसरा वाला, अब अगर इसको नेगेटिव कर दिया, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो बेटा ये इंटरेक्शन कौन सा होगा? ए। ये इंटरेक्शन कौन सा होगा? ए। ये इंटरेक्शन कौन सा होगा? बी। तो अभी भी क्या है? 1b 2a। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ तो सर अब तो देखो, ऊपर के दो सेम हो जाएंगे ना? हाँ हाँ रुको बेटा। अब देखो, इसका BMO ये था, इसका BMO, इसका असाइक्लिक का ये था, तो इसका BMO यहां होगा। बोलो। बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो ये हो गया BMO, और ये NBMO था। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इक्वल थे, और इसमें नॉन बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब सॉरी एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। तो इसमें एक एक एंटी एक बॉन्डिंग था, तो एवरेज एनर्जी ये है। अगर एक बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे तो इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे दोनों। ये बात समझ आई? अब अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो आप यहां करोगे, तो बताओ कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है? साइक्लिक रेजोनेंस वाला या असाइक्लिक रेजोनेंस वाला? बोलो। बोलो भाई। ये समझ आया? ये एक्चुअली में एथिलीन का लेवल है। एथिलीन से ज्यादा स्टेबल हो गया असाइक्लिक रेजोनेंस, असाइक्लिक रेजोनेंस से ज्यादा हो गया स्टेबल कौन सा? साइक्लिक रेजोनेंस। तो ये एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज होती है। अब देखो जरा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा? इसमें अगर मैं यहां नेगेटिव कर दूं, यहां अगर मैंने नेगेटिव कर दिया, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे। क्लियर है? और अगर यहां नेगेटिव कर दिया आपने, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां और एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहां भरोगे, बिकॉज डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। बेटा समझ आई क्या ये पूरी फीलिंग, पूरी कहानी आपको समझ आ गई? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अच्छा, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वो कौन सा आएगा? 2, 3 एंड 4। विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट? देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसमें भी 2-3 बातें नई आप सीखोगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सीजन AlCF3 whole twice, AlCF3 whole twice is approximately Sp। दूसरा, ये जो कंपाउंड है ऑक्सीजन है, AlCF3 whole twice, CF3 whole twice is approximately Sp। नेक्स्ट, TeF6 2- is
regular octahedral complex TeF6 2 minus is regular octahedral complex. तीसरा, डाइपोल मोमेंट, या तीसरा देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिस डाइक्लोरोइथीन is greater than trans डाइक्लोरोइथीन. मतलब दिस इज सिस डाइक्लोरोइथीन, ये ट्रांस, और मैं स्टेटमेंट मैंने दिया कि सिस इज मोर स्टेबल. फोर्थ, डाइपोल मोमेंट ऑफ पायरोल is greater than furon and direction of both are opposite. ये 4 स्टेटमेंट है, बताओ कौन कौन सा सही है. एक बार मैं रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 7, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O एटम इन ऑक्सीजन, यहाँ दोनों एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम में CF3 होल ट्वाइस, is approximately sp. TeF6 2 minus is regular octahedral complex होता है. Stability order, cis 1,2 dichloroethene is more stable than trans 1,2 dichloroethene, and dipole moment of pyrrole is greater than furon. Pyrrole होता है बेटा ये, यहाँ NH होता है 5 मेंबर रिंग में, और फ्यूरॉन होता है जब ऑक्सीजन होता है. दोनों एरोमेटिक होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट पायरोल का ज्यादा है. ठीक है. एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ द कंपाउंड, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है. अटेम्प्ट करो. देखो जितना काम का है मैं दोबारा बता देता हूं, सुनो. इसमें जो बॉन्ड एंगल आया था कितना आया था? ऑक्सीजन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, दिस ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल इज 178. इफ बॉन्ड एंगल 178 है तो वो पक्का sp के क्लोज होगा. अगर बॉन्ड एंगल आपको 178 या 180 के आसपास मिलता है तो sp2 कब होगा? जब 120, और sp3 कब होगा? जब 109 डिग्री 28 मिनट, और 90 के आसपास आएगा. जैसे आपको पता होगा ये H2S वगैरह है ना, H2S का फैमिली पूरा, तो H2S वगैरह में 90 के आसपास एंगल आता है. और लोन पेयर के साथ 109 डिग्री तो मुश्किल है आना, और 120 आ सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द बैक बॉन्डिंग. ठीक है. और sp में आ सकता है 180. अगर 180 है तो sp होगा. ये एक एग्जांपल है O even if bond angle is 109 degree 28 minute. This is actually hypothetical, so we will report sp3. If bond angle is 120, then we will report sp2. If bond angle is 180, then we will report sp. If bond angle is 90, then we will report no hybridization. और ड्रैगो रूल में आप ये बात याद रखना. एक्चुअली में देखो क्या है, किसी भी सब्सटेंस का ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है spi. क्या होता है? spi. ठीक है. और I होता है cos थीटा इज इक्वल टू -1/i, और I होता है P/S रेशियो. तो इस तरीके से आपने देखा होगा शायद, जो I आ जाता है फाइनली cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा -1. देखा होगा ना ये? अरे बताओ भाई. हाँ सर. हाँ, तो इसमें आप एक काम करो, बॉन्ड एंगल अगर 180 है, इफ बॉन्ड एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो यहां से I की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है? इफ बॉन्ड एंगल इज 180 तो I कितना आ रहा है? आप हाफ. हाफ आ रहा है क्या? हाँ 1/2.
नहीं, I1 आना चाहिए 180 पे। सर वो I इक्वल टू I to minus 1 upon cos theta. हाँ, I इज इक्वल टू -1 अपॉन cos थीटा है ना, इससे आ जाएगा ना, बोलो। Yes sir. आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो I कितना आ रहा है यहां से? 1. ये एक बार वेरीफाई करो जरा चारों, ये वेरीफाई करो। अच्छा, I1/2 आ गया होगा ना, लेकिन 180 में I1 आना चाहिए। सर चेक 1 करो आ ये, रहा है। 1 आ रहा है ना? हाँ सर 1 आ रहा है। हाँ, इसमें चेक करो, इसमें I आएगा बेटा 1, इसमें I आएगा 2, इसमें I आएगा 3, और इसमें I आएगा आपका इंफिनिटी, बिकॉज इंफिनिटी का मतलब क्या है? P/S, मतलब P इज मैक्सिमम। चेक करो, I1, 2, 3 और इंफिनिटी। चेक करो, ये हाइपोथेटिकल एक कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है बेटा। ड्रैगो रूल में ये फॉर्मूला लिख देगा और पूछेगा, देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, समझो, एक बात ध्यान से समझ लो जरा। जेई में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसको समझो जरा। अच्छा, आपको पता है कि NO2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? NO2 दिस बॉन्ड एंगल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 144 डिग्री, मालूम है या नहीं? तो cos थीटा यहां से हो जाएगा -1/I, यहां देखो, एंड दिस एंगल इज cos 134 के आसपास होता है, cos 134 डिग्री, ये गिवन होगा आपको, -1/I, so we can approximate to 135, so this will be -1/I, और cos 1/45 को क्या लिख सकता हूं? -1/√3, -1/√2, बेटा यस और नो? तो I यहां से कितना आ जाएगा? √2। तो इसका जो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना, वो आएगा SP 1.41, ये इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपने कभी भी NO2 का हाइब्रिडाइजेशन देखना जरा ध्यान से समझना। आपने NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन आपने SP बोला होगा, आपने NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन SP बोला होगा, और आपने NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोला होगा, ठीक है? NO2 प्लस और NO2 माइनस, और इसके बीच में होता है NO2 ओनली। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन ना तो आप sp3 बोल सकते हो, ना आप sp2 बोल सकते हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ना आप sp बोल सकते हो, ना sp बोल सकते हो, ना sp2 बोल सकते हो। आप समझो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 134 है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। ये जो अपन पढ़ते हैं ना, sp, sp2, sp3, sp3d, ये सब जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये अप्रोक्सीमेट हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, तो कई बार वो आपको पता ऐसा थ्योरी लिख देगा जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हाँ, बट फॉर्मूला नहीं देगा ये वाला, ठीक है? और लेकिन पूरा ड्रैगो के बारे में बता देगा, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन अगर ये आ जाए, A B B, दिस इज हैविंग 2 लोन पेयर,
and this bond angle is 135 degree, then what is the hybridization? What is the hybridization of a atom in this molecule? मैं बता रहा हूं, आप फंस जाओगे. अब आप डायरेक्ट करना है. हाइब्रिडाइजेशन इफ बॉन्ड एंगल इज गिवन SPI होता है और I क्या होता है -1 cos थीटा. तो I क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज जेई में कैलकुलेटर दिया नहीं रहता है तो वो ऐसा वैल्यू देगा जो आप वैल्यू लिख सको, cos 135. तो I विल बिकम 1/√2. तो I आ जाएगा आपका √2. और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, SP, SP2, SP3, फोर्थ होगा नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज. बेटा ये कहानी समझ आई क्या? और जेई में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा ड्रैगो रूल पे, ठीक है. और एक्चुअली में आप समझो वो सारी जो कहानी थी PS3, PS3, ASH3, BIS3, SBH3, इन सब में बॉन्ड एंगल कितना मिला? इन सब में बॉन्ड एंगल 90 के आसपास मिला. इन सब में बॉन्ड एंगल 90 के आसपास मिला. प्लस H2S, H2SE, H2TE, H2PO, इनमें भी बॉन्ड एंगल 90 के आसपास मिला. तो ये ड्रैगो ने ही बताया कि इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो आपकी धारणा बनी हुई है कि हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज रॉन्ग अप्रोच. आप जेई एडवांस में मार्क्स लूज कर सकते हो. सबसे पहले आपको बॉन्ड एंगल्स का आइडिया होना चाहिए. बॉन्ड एंगल्स अगर आपको पता है किसके बीच में, हाँ अभी देखो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मैंने आपको क्या बोला है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O एटम इन दिस मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली SP. एग्जैक्टली तो ये भी SP नहीं होगा बेटा, एग्जैक्टली तो ये भी SP नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली SP तो तब होता है व्हेन दिस बॉन्ड एंगल इज. तो एक्चुअली में जेई में क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे आएगा. देखो अब कर लोगे. इफ दिस बॉन्ड एंगल इज 178. अब देखो ये जेई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. ये जेडली में ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसके बारे में जेडली ने काफी कुछ लिखा है. और जेई एडवांस जेडली के पैराग्राफ उठा के क्वेश्चन बना देता है, कॉम्प्रिहेंशन बना देता है. तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट. ये 178 दिया हो या ना दिया हो दोनों आ सकते हैं जेई में. दे देगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं देगा तब ज्यादा ब्यूटीफुल होगा. अब देखो सेकंड मोस्टली सबने गलत करा है, ठीक है. सेकंड के बारे में स्टोरी समझ लो. सेकंड के बारे में क्या स्टोरी है ध्यान से समझो. अच्छा तो ये समझ आ गया, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो रूल, फॉर्मूला याद रखना, cos थीटा इज इक्वल टू -1/I. अगर आपको बॉन्ड एंगल दे दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन आप एब्सोल्यूट बता सकते हो. एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो. मार्केट में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन अवेलेबल है, अब आप सॉल्व कर सकते हो. देखो जरा स्पेशल पॉइंट इन स्टेरिक नंबर 7 वाले केस में बेटा ध्यान से देखना. एक तो होता है 7 + 0, एक होता है 6 + 1, एक होता है 5 + 2. बेटा ये तो आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगा. ये आपका पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, बिकॉज 2 लोन पेयर यहां चले जाएंगे. पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है. इसमें बेटा 2 केस होते हैं. एक होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और एक होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल. समझना ध्यान से समझना. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर बात बताऊंगा एक. तो जब 6 + 1 है बेटा, देखो 7 + 0 लाइक IF7, ये सब आप कर चुके हो. IF7 वेस्पर थ्योरी से आपने ज्योमेट्री बताई थी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और XGF5 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर. इनमें कोई डाउट नहीं है. जो गड़बड़ केस है बेटा वो 2 होंगे, ये वाला 6 + 1. अब समझना ध्यान से, मैं आपको सिर्फ 5-6 मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा जो जेई में आ सकते हैं, क्योंकि जेडली में 5-6 मॉलिक्यूल दिए हैं, सिर्फ उनकी बात करूंगा, ठीक है. अब समझना जैसे बेटा XGF6 है,
तो जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 यूज हो गए, तो 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर बच गया, 6 + 7। ठीक है, IF6- आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया 8, सेम केस। बेटा समझ गए? बोलो। उसके बाद TeCl6 2-, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये ऑक्सीजन फैमिली है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आ गए, 8, 8 + 6 अगेन 6 + 1। क्लियर है? अब समझो बेटा, ध्यान से समझना। एक छोटी सी बात से मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे बेटा जो नाइट्रोजन है, ये इसमें बॉन्ड एंगल कितना मिला? 107 डिग्री के आसपास। इसमें बॉन्ड एंगल कितना मिला PS3 में? 90 के आसपास। तो ये बताओ कौन सा लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये वाला। देखो सुनो, एक टर्म होता है बेटा, आपने जरूर पढ़ा होगा, स्टेरिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल। एक होता है स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर का मतलब होता है, स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर का मतलब होता है कि 6 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, 6 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं ऑक्टाहेड्रल पर, और 7वां लोन पेयर है यहां, लेकिन वो कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं कर रहा। कैसे? ये 6 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर जो है वो स्टेरिकली इनएक्टिव अगर ऑर्बिटल में है तो वो इनमें डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। और अगर वो एक्टिव ऑर्बिटल में है, स्टेरिकली एक्टिव ऑर्बिटल में है, तो वो इनको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछता है स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर क्या है, तो बेटा आप बताना, ऐसा लोन पेयर जो सेंट्रल एटम के पास हो और शेप में कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट ना करे, या शेप में कोई उसका कंट्रीब्यूशन ना हो, बाकी के बॉन्ड पेयर से उसको कोई मतलब ना हो, तो वो कहलाता है स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। और जो शेप में कंट्रीब्यूट करता है, जो शेप डिटरमाइन करता है, जो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है, और ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन जिसका होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ऑर्बिटल। तो अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बता दे रहा हूं। 6 + 1 में दोनों हो सकते हैं। अगर आपका सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, तो बेटा उनमें डिस्टॉर्शन आता है। और अगर सराउंडिंग एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल आता है। ऐसा आप याद रखना, इससे आपका काम चल जाएगा। एक एक्सेप्शन होता है इस बात का, एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन इसका होता है, वो और याद रखना। देखो देखो जरा, इसमें मैं 2 लिख रहा हूं बेटा, XgF6, ठीक है, डिस्टॉर्टेड है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है, और एनसीईआरटी का ही एक्सटेंशन जेडली में है, ये दिस इज डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट IF6-, देखो टर्मिनल एटम क्या है? फ्लोरीन, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। यहां पे ICl6-, TeCl6-2-, क्लियर है? इस तरीके के एग्जाम्पल है। एक इसमें एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, कौन सा? BrF6-। देखो पूरी बात आप सुन लो एक बार। जैसे ही टर्मिनल एटम, सबसे पहले तो देखना 6 + 1 आना चाहिए। 6 + 1 में अगर आपका टर्मिनल एटम फ्लोरीन है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एक छोड़ के BrF6-, बाकी सब डिस्टॉर्टेड आप टिक कर देना। बिकॉज देखो इनऑर्गेनिक में बेटा क्वेश्चन जेडली के बाहर नहीं आता है, ठीक है, और जेडली में जो इतने केसेस दिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसी को देख के, उन केसेस को देख के ही मैंने ये कंक्लूड करा है कि इफ टर्मिनल एटम इज फ्लोरीन देन डिस्टॉर्टेड octahedral, if terminal atom is chlorine, bromine, iodine
देन क्या होगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। एक एक्सेप्शन है BrF6-। तो अब होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना। इसमें बेटा क्या होता है कैसे होता है वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपन को ये केसेस पता होने चाहिए। अब देखो अगर ये बात अपने सिलेबस में नहीं होती तो XGF6 एनसीईआरटी में नहीं दिया होता। एनसीईआरटी में XGF6 दिया है, वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। इट मींस कि आपसे IF6- भी पूछा जा सकता है और इसके भी पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर 5-6 एग्जांपल्स। तो TeCl6 2- ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टर्मिनल एटम है वो क्या है, क्लोरीन। ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट। देखो इसका थर्ड पॉइंट भी सही है, फोर्थ भी सही है। इसका जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 आएगा। देखो जरा, देखो जरा, नॉर्मली अपन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, ये आपने पढ़ा होगा। सॉरी आई गेस ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखो, ट्रांस 2-ब्यूटीन और सिस 2-ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। सिस ट्रांस में नॉर्मली क्या होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। बट देखो जरा यहां पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस कर सकता है, लोन पेयर सिंगल डबल, एंड दिस लोन पेयर कैन गो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और देखो ये मैं बताऊंगा ये सिलेबस में क्यों है, ये अभी आपको याद दिलाऊंगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे देखो, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उल्टा भी जा सकता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो एक्चुअली में इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है। अपन सिस को क्यों अनस्टेबल बोल रहे थे, क्योंकि दो बल्की ग्रुप हैं, उनमें वॉन्डरवॉल रिपल्सन इतना ज्यादा हो गया कि वो रिपेल करते हैं। बट क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में याद रखना, ये कहलाता है, एक टर्म होता है सिस इफेक्ट। सिस इफेक्ट, जो कि मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक टर्मिनल और एक इफेक्ट और होता है, गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट में भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि गॉच कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल हो गया था एंटी से। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट में आपने किया था ना, ये वाला कन्फर्मर OH वाला कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल हो गया था, यस और नो, एंटी वाले से। जबकि जब एंटी स्टेबल होता था तो कब होता था, वो तब स्टेबल होता था जब इन दोनों में क्या हो, वॉन्डरवॉल रिपल्सन। अगर दोनों मिथाइल ले लो तो रिपेल करेंगे, दोनों OH ले लिए अट्रैक्ट करेंगे। तो यही से इफेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बात बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से गॉच इफेक्ट होता है उसी तरीके से इस केस में एंड अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन और दोनों फ्लोरीन अगर हैं तो सिस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। और सुनो एक बात और देखो, मैं ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में डेटा खोजने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला मेरे को अभी तक। सो आई एम अवेयर ओनली विद द डेटा ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और ये आपके ये दिस समवॉट इज रिलेटेड विद द गॉच इफेक्ट।
तो ये जो एक्चुअली में रिपल्सन है, यहाँ पे जो वंडरबॉल रिपल्सन है, उससे ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। एंड ये सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन का मेरे को डेटा मिला है, सो आई एम श्योर कि अगर मेरे से फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में पूछा जाएगा देन मैं उसको टिक कर दूंगा कि सिस इज मोर स्टेबल। डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक जगह मेरे को मिला। आप फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा काम आप कर सकते हो, ब्रोमीन आयोडीन के केस में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो बुक्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखो जरा पायरोल एंड फ्यूरॉन। सर हाँ सर डाउट है कि हाँ, आप यू सेड कि क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए वो, अच्छा, अब देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में मेरे को क्या बताना है, देखो ये होता है आपका पायरोल। दिस इज पायरोल एंड दिस इज फ्यूरॉन, ध्यान से समझना। ये लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है। अच्छा, ये तो मालूम होगा एक लोन पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। अगर ये रेजोनेंस ऐसे हो रहा है ना, तो इसका एक ही लोन पेयर तो इस प्लेन में होगा, एक तो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये तो समझ आ रहा होगा ना, बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो एक इसका लोन पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अब देखो जरा मैं क्या बता रहा हूं, ये बताओ प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा है, या फिर कौन ज्यादा एरोमेटिक है। ये तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो तो ऐसे आ रहा है, बिकॉज दिस लोन पेयर इज डोनेटिंग लोन पेयर टू द रिंग, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ऐसे आ गया ऊपर। इसका भी डाइपोल मोमेंट ऊपर आएगा बट थोड़ा सा कम आएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि प्लस एम किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तो ये जो लोन पेयर ऊपर की तरफ दोनों दे रहे हैं, उसमें किसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? डेफिनेटली नाइट्रोजन की। ये बात समझ आई सबको? अरे Yes, sir. नाइट्रोजन का डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, नाइट्रोजन का डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा एरोमेटिक होता है। दिस इज मोर कॉन्जुगेशन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ऐसे होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट हमेशा उसकी तरफ होता है। तो ओवरऑल लोन पेयर की वजह से ये है और रेजोनेंस की वजह से ये है, और लोन पेयर ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए ये डाउनवर्ड आ जाता है ओवरऑल। और इसका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट देखो, इसमें दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस, इसमें क्या है, एक ही डाइपोल मोमेंट है, ज्यादा है। और इसमें ये नंबर अगर मान लो 100 है तो डेफिनेटली ये नंबर 20 रहा होगा, मतलब 80 रहा होगा, कम होगा 70 होगा। फिर ये जो डाउनवर्ड है ये दोनों माइनस, अगर दो वेक्टर आपके माइनस हो रहे हैं तो हमेशा डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो याद रखना पायरोल का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है फ्यूरॉन से, प्लस डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। अच्छा, आपने शायद ये वाला क्वेश्चन करा होगा, ये लगभग अभी तक आपने देख लिया होगा, इससे भी समझा देता हूं। NH3 एंड NF3, NH3 एंड NF3, इसमें ये डाइपोल ऐसे 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 और इसका ऊपर, इन तीन का ऐसे, इसका ऐसे और ओवरऑल ऐसे। ये समझ आया? बोलो। इसमें फ्लोरीन की तरफ, तो इन तीन का डाइपोल मोमेंट नीचे आ रहा है और इसका ऊपर जाता है और ये ज्यादा होता है, हमेशा लोन पेयर का ज्यादा होता है। तो नेट कहां आएगा इसमें? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सेम है, और किसका ज्यादा है, NH3 का या NF3 का? NF3 का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आपने शायद डाइपोल मूवमेंट तो करा होगा बट डायरेक्शन करा हो या नहीं, आई एम नॉट श्योर। बेटा ये समझ आ गया? हमेशा लोन पेयर का जो इफेक्ट होगा वो आप लोन पेयर की तरफ उसका वेक्टर बनाना, एंड दैट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोर डोमिनेटिंग।
तो यहाँ 3 का देखो नीचे आया, 1 का ऊपर गया, ऊपर वाला ज्यादा है, ओवरऑल ऊपर है, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा और डायरेक्शन सेम होगी। बेटा ये समझ आ गया? बोलो। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है और 4 फ्लोरीन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड लेंथ बताना है, इस बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा इस एक्स बॉन्ड का, या इस बॉन्ड वाई का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद ये कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर बताना है, NI3 NBr3 NCl3 NH3, इनमें जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वो ये होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा होगा, सिस ब्यूटीन या फिर ट्रांस। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आंसर आएगा 2, 3 एंड 4। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, जितना जरूरी है मैं दोबारा बता रहा हूँ। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ बढ़ा, इसमें परसेंटेज पी बढ़ा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स टू स्टे इन मोर पी कैरेक्टर हैविंग ऑर्बिटल। तो इन दोनों का परसेंटेज पी बढ़ा तो इसका परसेंटेज पी घटा तो इसका परसेंटेज एस बढ़ा, और दोनों परसेंटेज एस अगर ज्यादा होंगे तो वो पास पास आ जाएंगे, तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड बेटा 1। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बोलो। तो आप सीएल का बोल रहे थे तो म्यूट हो गया था तो सुनाई नहीं दिया। नहीं, सीएल के केस में बेटा बेंट रूल मत लगाना, ये बोल रहा हूँ। ओके सर। सिर्फ आपको कंपेयर करना होगा, फ्लोरीन होगा और हाइड्रोजन होगा, उन दोनों के बीच में ही कंपेयर करना, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे। सीधी सीधी बात है, बेंट टूल आप लगाना सिर्फ किसके लिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन देखो, OHH OFF फ्लोरीन अगर दिया है तो अब बताओ, इसमें बॉन्ड लेंथ अगर ये X है और ये Y है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इस वाले का। अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन अगर आप दिया है तो आप इसको यूज करना, ठीक है। अब देखो जरा सेकंड वाला, सेकंड में कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और ये नॉन डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब ये लोकलाइज्ड होता है बेसिकली, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो हमेशा याद रखना, रेजोनेंस प्रेफर करता है आउटर सरफेस में घूमने का, जितना ज्यादा उसको, वो देखो अगर यहाँ डाइवर्ट होगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा और यहाँ की इफेक्टिवनेस कम होगी। तो हमेशा याद रखना, ये जो लोन पेयर है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, वाई वाले की। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्स वाले की। अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना होगा तो कौन फास्ट करेगा, एक्स वाला। बेटा समझ गए? इस तरीके के क्वेश्चन अभी मिलेंगे आपको, याद रखना है जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में नहीं होता है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अगर आप इसको भी काउंट कर लोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये रेजोनेंस में होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो जरा थर्ड पॉइंट। किसी ने वो वीडियो देखा क्या, NBPR वाला, एक बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक मैंने वीडियो डाला हुआ, किसी ने देखा क्या वो? यस सर। तो शायद उनको मालूम होगा ये वाली बात, है ना। ये जेई में आ चुका है, जेई एडवांस में बॉन्ड एंगल का मैंने। अच्छा बेटा, अच्छा ये बताओ इसके बारे में किस किस को आइडिया नहीं है, थर्ड पॉइंट के बारे में, बिल्कुल ऑनेस्टी से बताना, हैंड रेज करो। जो वीडियो में मैंने एक्चुअली में पूरी बात बताई हुई है, देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर सेम है,
सब में लोन पेयर है, मतलब सब में वेस्पर लग सकता है। वेस्पर के पहले मैंने बोला था कि अगर एक लोन पेयर है तो आपको एनवीपीआर चेक करना होगा, और एनवीपीआर जो होगा वो उसके लिए आपका जो टर्मिनल एटम है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, तभी एनवीपीआर डोमिनेटिंग होगा, और सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो Ni3, NBr3 और NCl3 इनमें एनवीपीआर डोमिनेटिंग है, और डोमिनेटिंग अगर है तो इनका बॉन्ड एंगल डेफिनेटली ज्यादा होगा। एनवीपीआर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन, ये रिपेल करेंगे। उसके बाद NH3 और NF3 में एनवीपीआर डोमिनेटिंग नहीं है। अब एनवीपीआर अगर डोमिनेटिंग नहीं है तो फिर मैंने बताया था कि वेस्पर से जाएंगे, लोन पेयर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ लोन पेयर दोनों में सेम है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसका बॉन्ड एंगल कम है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। लोग बोलते हैं कि ये एनवीपीआर, ठीक है यार, एनवीपीआर नहीं है तो वॉन्डरवॉल रिपल्सन तो है सिलेबस में। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये अच्छा लगेगा कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, एन सीएल सीएल और सीएल और एन एच एच और एच। अब देखना, अगर मैं एक्चुअल बात ना बताऊं तो इसमें मेरे को देखो क्या क्या लपेटना पड़ेगा। मैं बोलूंगा इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा इसका कम है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। भाई ये क्या मजाक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपका टर्मिनल एटम थर्ड पीरियड का है और सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो वहां पे एनवीपीआर डोमिनेटिंग होता है। एनवीपीआर डोमिनेटिंग होगा तो बॉन्ड एंगल वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एनवीपीआर है उसी को लगाओ। फिर अगर आपका एनवीपीआर नहीं है देन वेस्पर देखो, और वेस्पर ये कहता है कि अगर आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये एक्चुअली में बेंट रूल ही है। देखो बेटा, इस वाले बॉन्ड का देखो जरा, बेंट रूल ही है। बेंट रूल बहुत प्यारा है, अगर आप अच्छे से देखना शुरू कर दो तो ये वाले बॉन्ड का क्या होगा, परसेंटेज पी ज्यादा होगा। इस वाले बॉन्ड का क्या होगा, परसेंटेज पी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब परसेंटेज एस क्या हो गया इन दोनों में, अगर आप देखो NH H और H, ठीक है, तो इनका परसेंटेज पी रिलेटिवली ज्यादा हो गया तो इनका परसेंटेज एस ज्यादा हो गया। परसेंटेज पी ज्यादा हुआ तो परसेंटेज एस ज्यादा हो गया ना इन बॉन्ड का। अरे बोलो भाई, परसेंटेज पी ज्यादा तो परसेंटेज एस कम हो गया, बोलो। और परसेंटेज एस अगर कम हो गया, परसेंटेज एस कम होने से बॉन्ड एंगल कम होता है ना बेटा। अरे SP वाले में 180 होता है, SP2 वाले में 120 होता है, SP3 वाले में 109 डिग्री होता है। तो परसेंटेज एस बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है ना बेटा, बोलो भाई बोलो। समझ आया? हाँ ठीक है। अब आप ये भी फील कर पा रहे होंगे क्या, अब आप ये भी फील करेंगे क्या कि क्लोरीन वाले में मैंने वहां पे क्यों मना करा था। मैं इसलिए मना करा था बेंट रूल लगाने को क्योंकि वहां पे एनवीपीआर डोमिनेटिंग हो जाएगा। बेटा समझ गए ना? यस सर। हाँ हाँ। सर। हाँ, नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट। बेटा ये सिर्फ मैंने एक इसलिए लिया, ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि सिस का डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये जो डोनेट करेगा ये हल्का सा प्लस आई लगाता है, ये भी हल्का सा प्लस आई लगाता है, बहुत ज्यादा डोनेशन नहीं होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है, नॉन जीरो होता है बट बहुत कम होता है। ये देखो ट्रांस होने के बाद ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, बट इन दोनों OH के दो कन्फर्मर होंगे। ये तो आपने करा होगा ना ये वाला, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है बेटा, मालूम है? हाँ सो इवन Yes, एट ट्रांस इसका डाइपोल मोमेंट 1.56 के आसपास आता है D, ठीक है। तो उसी तरीके की बात है ये। और दो OH का जो डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग नेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3। तो इवन ये ट्रांस होने के बाद भी ज्यादा होता है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो अगर ट्रांस पे आपके दोनों ऐसे ग्रुप है ना तो इनका डाइपोल मोमेंट आप जीरो मत करके आ जाना, नॉन जीरो होता है। समझ गए ना ये? और OH का डोनेशन और जो प्लस आई माइनस आई होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू दो CH3।
CH3 का जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस। इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस, देन जो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा म्यू, वो बहुत कम होगा। जब म्यू बहुत कम होगा तो ओवरऑल रिजल्टेंट बहुत कम आएगा। इनका रिजल्टेंट काफी ज्यादा होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन लाइक दिस। देखो, अगर आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा जाए, 2 CH3 सिस पे हैं, ठीक है, और 2 OH अपोजिट हैं, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर ना। इनके बीच में जो वेक्टर होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो निग्लेजिबल होगा, बहुत कम होगा। दिस इज क्लोज टू 0.5 एंड दिस इज क्लोज टू 1.5, काफी डिफरेंस है। तो ये वो मिसकंसेप्शन मतलब आप मत रखना कि सिस है तो हमेशा ज्यादा होगा, सिर्फ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और बॉन्ड एंगल का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, बहुत जबरदस्त वीडियो है, उसमें मैंने सारी बातें एक्सप्लेन करी। अच्छा, अब आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो।